हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं IBPS RRB PO क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सेशन अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की कर रहे हैं या रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आज है इसका डे 9। जैसे कि आपने बताया सर, इन सेशन से काफी मदद मिल रही है। आप मॉक टेस्ट जब देते हैं तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और वहां पर आप बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ये कंफर्म है। बस आपको अच्छे तरीके से कंप्यूटर तैयार करना है ताकि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 37 to 38 यानी 35 प्लस क्वेश्चंस को आप सही कर पाए। इतनी पकड़ तो आपको बनानी होगी। और कंप्यूटर एक इतना टफ सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप इस पे कमांड नहीं कर सकते। GA हम मान सकते हैं, इंग्लिश हम मान सकते हैं, हिंदी में हम मान सकते हैं कि कुछ नंबर आपके कट जाएं, पॉसिबल है। लेकिन कंप्यूटर में आउट ऑफ 40 अगर आप 35 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो मेरिट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो बिल्कुल आपका मकसद भी यही है कि कंप्यूटर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर किया जाए। और इस बार तो मेरा भी मानना यह है कि आप में से कोई ना कोई 40 में 40 क्वेश्चन सही करेगा, है ना। आपने प्रॉमिस भी तो किया है मुझसे कि सर इस बार बिल्कुल 40 में 40 क्वेश्चंस सही करके आएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के बेस्ट 25 क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं बैंक, SSC, रेलवे एग्जाम्स के लिए, IBPS RRB PO क्लर्क, GBO एग्जाम्स के लिए फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF और मॉक टेस्ट के साथ लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 15 मार्च से। लाइव की टाइमिंग्स है 8 PM, वैलिडिटी है 12 मंथ्स। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए IBPS RRB PO क्लर्क के लेवल पर, IBPS के लेवल पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज और PDF वाइज आपको देखने को मिलेंगे। कैसे जुड़ सकते हैं सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन की बेस्ट 25 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको दिया था प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, जहां मैंने आपसे पूछा था विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट। कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो हल्की प्रोटोकॉल मानी जाती है? MQTT, STTP, POP3, SMTP या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है MQTT यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का यूज कहां किया जाता है? IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते हैं क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी IoT है। और IoT में जिस लाइट वेट प्रोटोकॉल का यूज होता है दैट इज MQTT, जिसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जा चुकी है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, जरा पढ़िए और बताइए इनके आंसर्स क्या होंगे। हैव अ लुक गाइस। स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। CPU कंप्यूटर का ब्रेन, CPU जो प्रोसेसिंग करने वाला पार्ट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी तो बोलते हैं। तो CPU की गति को किसमें नापा जाता है? फ्लॉप्स, हर्स, MIPS, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, इन सभी में। जब हम बात करते हैं किसकी? सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में। नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड को किसमें नापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में, यानी हर्ट्ज भी सही है। और MIPS यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, ये भी तो सही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट,
शो और हाइड ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल इन द डैश मेन्यू इन MS Excel 2021। MS Excel 2021 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, इसमें डैश मेन्यू में शो और हाइड ग्रिड लाइन विकल्प उपलब्ध हैं। ग्रिड लाइंस को छुपाने के लिए और ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए ऑप्शंस किस मेन्यू में अवेलेबल हैं? पेज लेआउट, डेटा, इंसर्ट, फॉर्मेट या नन ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज पेज लेआउट। यानी ग्रिड लाइंस का ऑप्शन हमें कहां पर देखने को मिलता है? पेज लेआउट के ऑप्शन पर, जहां पर हम ग्रिड लाइन को इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। जैसे ही हम एक्सेल शीट ओपन करेंगे, सबसे पहला टैब दिखेगा फाइल, फिर उसके पास दिखेगा होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट। पेज लेआउट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ग्रिड लाइंस का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर इस पर हम टिक भी लगा सकते हैं और अनटिक भी कर सकते हैं। क्लियर है? पेज लेआउट के बाद फॉर्मूलाज का टैब है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। तो ये सारे टैब आपको देखने को मिलते हैं MS Excel के केस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा? निम्न में से कौन सा डेटा भेजने के लिए कनेक्शन रहित और अविश्वसनीय सेवा प्रदान करता है? सोचिए, HTTP, UDP, FTP, TCP या टेलनेट? हम जानते हैं जब हम बात करते हैं OSI मॉडल में, तो OSI मॉडल की जो चौथी लेयर होती है, जो फोर्थ लेयर होती है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? TCP और UDP, यानी दो प्रोटोकॉल्स काम करती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। एक है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरी है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसमें से TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है और UDP कनेक्शन लेस है। तो आंसर क्या होगा? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल विच इज कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कनेक्शन लेस का मतलब होता है जो अनरिलायबल है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जब आप कोई वॉइस कॉल करते हैं, कोई वीडियो कॉल करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वीडियो कॉल जब आप लगाते हैं तो वो बीच में डिस्टर्ब होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो वाईफाई के माध्यम से आपकी कॉल वर्क कर रही है, दैट वर्क्स ऑन द मीडियम ऑफ वाईफाई। और वहां पर क्या सिग्नल्स की कोई गारंटी है? जी नहीं, देयर इज नो एनी गारंटी। दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल विच इज UDP। जबकि इसका ठीक उल्टा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो एक्नॉलेज करती है डेटा को, जो ये गारंटी लेती है कि जो भी पैकेट है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएंगे और 100% रिसीव होंगे। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 111,111 इज। 6 बार 1 दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका दशमलव समतुल्य क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। जरा पॉज करिए वीडियो को और फटाफट से बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। 59, 57, 65, 63 या नन ऑफ दीज? हो गया आंसर। वेरी गुड। आइए देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। दिया हुआ है यहां पर डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर। ये 6 बार जो 1 है, ये क्या है? बाइनरी के फॉर्मेट में है। बाइनरी मतलब 0 और 1, और इसका डेसिमल मतलब जिसकी बेस वैल्यू 10 होती है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आपको दिया गया है 6 नंबर्स, इसको आप लिखेंगे। इन नंबर्स के नीचे राइट हैंड साइड से क्या करेंगे? 0, फिर 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे। यानी जैसे ही आपने ये नंबर लिखे 1 1 1 1 1, उसके बाद राइट हैंड साइड से आप क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 32 क्या कर रहे हैं? दुगना कर रहे हैं। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 64, 128, 256 ऐसे लिखते चले जाएंगे जितने नंबर्स होंगे।
सर ये नंबर कैसे आए? हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं बाइनरी की, तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? 0 और 1। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 1 बना, 2 की पावर 1 2 बना, 2 की पावर 2 4 बना, 2 की पावर 3 8 बना, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो हमने 2 की पावर को जब एक्सपेंड किया तो क्या आया? 1 2 4 8 16 एंड 32। तो नॉर्मली हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 1 को अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर आएगा। यानी नंबर हमारे पास में फिर से यही आएगा 32 16 8 4 2 1 मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अगर यहां कोई 0 होता तो वो 0 हो जाता। अब हम इसको प्लस कर देंगे। जो भी नंबर हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 32 16 8 4 2 1 को प्लस करने पर क्या मिलेगा? 63। तो आंसर क्या हो गया? 63 इज द राइट वन। समझ में आया? पहले जो नंबर था वो लिखा, फिर सीधे हाथ की तरफ से 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32, फिर जो नंबर था उसको मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही मिलेगा, जो मिलेगा उसको प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद जो आएगा दैट इज योर डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। नेक्स्ट, डैश इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटी फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। डैश एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर विकास के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान करता है। क्या कहते हैं इसको? फर्मवेयर, VoIP, ISDN, IDE या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज IDE। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो डेवलप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की? हमें रिक्वायरमेंट होगी टेस्टिंग के टूल्स की, हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ पर्सन्स की, हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ ऐसे टूल्स की जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को बढ़िया बना पाएं, तेज बना पाएं, अच्छा बना पाएं, उन्हें डीबग कर पाएं। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जितने भी हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जितने भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जितने भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड IDE। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, HTML टैग्स आर प्लेस्ड बिटवीन। अब एग्जाम्स में HTML से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो HTML भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत एडवांस में नहीं, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी मदद से आप वेब पेजेस या वेबसाइट डेवलप करते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और HTML के जो टैग्स हैं वो किसके बीच में रखे जाते हैं? एंगुलर ब्रैकेट के बीच में, यानी कुछ इस प्रकार। हेड, टाइटल, बॉडी, पहले HTML लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर हेड के अंदर टाइटल आएगा, फिर टाइटल के बाद बॉडी आएगी, फिर आपका क्या होगा? HTML बंद हो जाएगा। इस तरीके से हम एक वेब पेज या वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स अनडू लेवल कैन बी यूज्ड इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कितनी बार अनडू का उपयोग किया जा सकता है? 25, 50, 75, 100 या नन ऑफ दीज? वर्कशीट की बात करें तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? एक, नए वाले वर्जन्स में, पुराने वाले वर्जन्स में 3, और अनडू लेवल्स कितने हो सकते हैं? दैट इज 100। तो अगर बात करें वर्कशीट यानी एक्सेल में, MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, तो अनडू हम कितनी बार कर सकते हैं? सीक्वेंस से 100 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, a dash file in MS Excel file format that is the standard for storing tabular data in the text form। बताइए, एक डैश फाइल एक MS Excel फाइल फॉर्मेट है जो टेबुलर डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर करने के लिए एक मानक है। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है।
एक्सेल शीट में जब भी हमें टेबल्स के फॉर्मेट डेटा को इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? CSV फॉर्मेट का। यानी वी हैव टू यूज द फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं कि CSV की फुल फॉर्म क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन द इंटरनेट? ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट में सर्च इंजन नहीं है? आर्ची, गूगल, नेक्सस, माइक्रोसॉफ्ट बिंग या याहू? और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है। बताइए फटाफट, सर्च इंजन कौन सा नहीं है? आर्ची, सबसे पहला सर्च इंजन दैट इज कॉल्ड आर्ची। गूगल सर्च इंजन बहुत ही फेमस। नेक्सस, ये तो ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन बिंग। याहू सर्च इंजन, ये भी फेमस है। यानी सब सर्च इंजन है, बस नेक्सस सर्च इंजन नहीं है। तो नेक्सस क्या है? नेक्सस ब्राउजर है। सबसे पहला जो आपका ब्राउजर था उसका नाम था www, वर्ल्ड वाइड वेब। पहला वेब ब्राउजर www, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेक्सस। लेकिन पहला GUI ब्राउजर दैट इज मोसैक। फर्स्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर इज मोसैक और फर्स्ट वेब ब्राउजर इज www, वर्ल्ड वाइड वेब, विच इज रीनेम्ड एज नेक्सस। नेक्स्ट, ब्राउजर्स के यहां पर कुछ सर्च इंजन के नाम भी दिए हुए हैं जिनको याद रखिएगा, जैसे गूगल, याहू, डकडकगो, AOL सर्च, ब्रेव, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग, ask.com, येंडेक्स, इकोशिया और बीडू। ये सब क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट, माइन अलाउज द डैश डेटा टू बी सेंड थ्रू SMTP। माइन SMTP के माध्यम से डैश डेटा भेजने की अनुमति देता है। माइम क्या है? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। माइम प्रोटोकॉल की मदद से हम किसी भी अटैचमेंट को भेज सकते हैं। वो अटैचमेंट कैसा हो सकता है? कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है। यानी वो नॉन टेक्स्ट डेटा होता है जिसको नॉन अस्काई बोलते हैं। ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल्स कैसी फाइल कहलाती हैं? नॉन अस्काई। अस्काई का मतलब टेक्स्ट फाइल्स। अस्काई डेटा को भेजने का काम किसका है? SMTP का। लेकिन नॉन अस्काई डेटा को भेजने का काम किसका है? माइम का। तो आंसर क्या हो गया? माइम के केस में नॉन अस्काई, और अगर क्वेश्चन में नॉन अस्काई पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा? माइम प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को एक डैश के रूप में भी जाना जाता है। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है? कई बार आप देखते हैं आपके मोबाइल फोन की जब बैटरी डाउन होने लगती है तो एक मैसेज आता है कि योर बैटरी इज अबाउट टू डाई, चार्जिंग में लगा दीजिए, 20% बची है आपकी बैटरी। या जब लैपटॉप के केस में बात करें तो भी मैसेज आता है कि आप अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए, है ना। पीसी के केस में तो होता नहीं है, लैपटॉप या स्मार्टफोन या टैबलेट के केस में ही होता है। तो जब ये मैसेज आता है, ये मैसेज कौन जनरेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की चार्जिंग से लगा लीजिए वरना आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। ये क्या है? आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके बीच में एक इंटरप्ट आता है कि आपके सिस्टम में वायरस हो सकता है, एंटीवायरस इंस्टॉल कर लीजिए। ये क्या है? एक इंटरप्ट है। तो ऐसे इंटरप्ट्स जो आपको वार्निंग के फॉर्मेट में आते हैं ताकि आप अपने काम को सुचारू रूप से रख पाएं, और ये मैसेजेस समय समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको भेजता है। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और इंटरप्ट का दूसरा नाम है ट्रैप। इसे ट्रैप भी बोलते हैं। जो इंटरप्ट है वो हार्डवेयर भी हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। कई बार हार्डवेयर अपडेशन के लिए, हार्डवेयर मॉडिफिकेशंस के लिए, हार्डवेयर को अपडेट करने के लिए कई बार हमारे सामने इंटरप्ट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिसे पोलिंग और वेक्टर्ड बोलते हैं।
जबकि सॉफ्टवेयर के केस में जो इंटरप्ट आते हैं उन्हें ट्रैप या एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाला जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज कॉल्ड ट्रैप और एक्सेप्शन, whereas hardware interrupt is of two types, polling or vectored. Next, which of the following is the interface used to connect a printer to a computer? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरफेस एक प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए मुझे। सीरियल, पैरेलल, बोथ ऑफ दीज, VGA या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रिंटर की तो प्रिंटर के केस में जो पोर्ट यूज होता है दैट इज पैरेलल पोर्ट। तो आंसर यहां पर क्या होगा? पैरेलल। लेकिन अगर ऑप्शन में USB दिया होता तो आंसर USB हो जाता, क्योंकि पहले के समय में जो पोर्ट यूज होता था प्रिंटर के लिए वो पैरेलल था। लेकिन पैरेलल और सीरियल पोर्ट्स को रिप्लेस किसने किया? USB पोर्ट ने, यूनिवर्सल सीरियल बस ने। वेरी गुड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट्स that can be added to an Excel workbook? Excel वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट को जोड़ा जा सकता है? हम लोग जानते हैं Excel में हम कई सारी शीट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितनी? 225, 255, 250, 253 या 200? The correct answer is 255 शीट्स। Excel में मैक्सिमम हम कितनी शीट्स कर सकते हैं? वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि अगर आप सही से वर्किंग करना चाहते हैं तो 255 से ज्यादा शीट्स ऐड नहीं होनी चाहिए। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने सेफर साइड रहने के लिए क्या कहा? 255 इज द मैक्सिमम लिमिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन MS Excel 2021 सीलिंग 5x9, 12? MS Excel 2021 में निम्नलिखित फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, जहां पर फंक्शन है बराबर सीलिंग 5x9, 12? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फ्लोर और सीलिंग से क्वेश्चन आता जरूर है एग्जाम में एक्सेल के केस में। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फंक्शन यहां पर गिवन है, जो फॉर्मूला गिवन है वो लिख देंगे। अब इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 45, यानी सीलिंग 45, 12 है ना, ये लिख सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है? सीलिंग का मतलब होता है ग्रेटर वाली वैल्यू, या तो फुली डिविजिबल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए। लेकिन किसके? 12 यानी दूसरे वाले नंबर की टेबल पढ़ेंगे पहले वाले नंबर में, या तो 12 की टेबल में 45 आना चाहिए, नहीं आएगा। इसका मतलब 12 की टेबल में क्या 45 से ग्रेटर वाली वैल्यू आएगी? जी हां, और वही हो जाएगी आंसर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 12 4 ज़ा 48, यानी 48 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। एक बार फिर से समझ लो। सीलिंग 5x9, 12 था, हमने मल्टीप्लाई करके क्या लिखा? 45, 12। 12 मतलब दूसरे वाले की टेबल पढ़ते हैं पहले वाले में, या तो फुली डिविजिबल हो जाए। जैसे अगर यहां पर 48, 12 होता तो आंसर क्या होता? 48, क्योंकि 12 की टेबल में 48 आता है, लेकिन 45, 12 था, तो इसका मतलब कि यहां पर क्या आएगा? 45 से ग्रेटर वाली वैल्यू आएगी, या तो फुली डिविजिबल वाली वैल्यू या ग्रेटर वाली वैल्यू। तो ग्रेटर वाली वैल्यू क्या हो गई? 48, तो आंसर इज 48। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज? डेटा के दोहराव को किस रूप में जाना जाता है? डेटाबेस में जब डेटा डुप्लीकेट होता है, एक ही डेटा कई जगह पर देखने को मिलता है, इसे क्या बोलते हैं? डेटा रिडंडेंसी। डेटा का डुप्लीकेशन का मतलब डेटा की रिडंडेंसी। क्या यह सही बात है डेटाबेस में? जी नहीं, यह डेटाबेस अच्छा नहीं माना जाता है जिसमें डेटा क्या होता है? रिडंडेंट होता है। तो कौन सा डेटाबेस बढ़िया माना जाता है? जिसमें 4 क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। यानी एसिड, जिसे एसिड बोला जाता है। ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। अगर ये चारों चीजें किसी भी डेटाबेस में हैं तो इसका मतलब वो डेटाबेस परफेक्ट है, और अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो डेटाबेस अच्छा
नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज द कंट्री which deployed the first 5G network and is expected to stay in the lead as far as penetration of the technology goes। डैश वह देश है जिसने पहला 5G नेटवर्क तैनात किया और प्रौद्योगिकी के प्रवेश के मामले में आगे रहने की उम्मीद है। बताइए, 5G से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। तो पहला 5G नेटवर्क किस देश में लगाया गया, यह पूछ रहा है क्वेश्चन। इंडिया में नहीं, अमेरिका में नहीं, चाइना में नहीं, साउथ कोरिया में यस, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो सबसे पहले जो 5G लगाया गया वो किस कंट्री ने लगाया, साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, अर्पानेट, डरपा, आईईटीएफ, आईएसओ या आईएएनए। आईपी एड्रेस की बात करें तो आप जानते हैं आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। हर एक कंप्यूटर का, हर एक डिवाइस का इंटरनेट पर एक एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 जो कि 32 बिट का है, 32 बिट का है, और IPv6 जो 128 यानी 128 बिट का एड्रेस होता है। बात करें आईपी एड्रेस को किसने असाइन किया, तो आंसर है IANA के द्वारा, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी के द्वारा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन अक्सर कैंडिडेट गलत कर देते हैं। तो आपने सही लगाया या नहीं मुझे बताइएगा। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइन द आईपी एड्रेस, दैट इज IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, which layer in OSI architecture is considered as the heart of OSI model। OSI मॉडल जिसके बारे में आप जानते हैं 7 लेयर्स होती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल ISO के द्वारा इसको दिया गया। नॉन प्रैक्टिकल बोला जाता है इसको, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल मॉडल बोला जाता है। और OSI मॉडल का जो हार्ट है वो कौन सी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से नंबर की लेयर है, फोर्थ नंबर की। ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती हैं, TCP और UDP। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रांसफर करता है, सेगमेंट के फॉर्मेट में। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, द आंसर इज डेटा के फॉर्मेट में यहां पर डेटा ट्रांसफर करते हैं और गेटवे का यहां पर प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा, विच डिवाइस इज यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, द आंसर इज गेटवे। वेरी गुड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश इन इंडिया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारत में डैश को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आप आईटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज 11th ऑफ मई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मई इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ Ctrl+0 इन MS Excel 2021। एक्सेल 2021 में Ctrl+0 का क्या काम है। हम जानते हैं Ctrl+0 दबाने से कॉलम हाइड हो जाता है। तो क्या कहीं पर दिया है टू हाइड द कॉलम, जी हां, टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट वन। Ctrl+9 दबाने से रो हाइड हो जाती है और Ctrl+0 दबाने से कॉलम हाइड हो जाता है। कैसे याद रखें, रोना नहीं है तो रो के साथ में क्या आता है, 9। नहीं का मतलब नो, नो का मतलब 9। तो Ctrl+9 इज इक्वल टू हाइड दी रो, और Ctrl+0, 0 यानी कॉलम को अगर आप C को और बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा, 0। तो Ctrl+0 का मतलब टू हाइड दी कॉलम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल।
निम्नलिखित में से कौन सी एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती? SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, HTTPS सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, SFTP सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन SMTP ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि आप जानते हैं कि SMTP इज यूज्ड टू सेंड दी मेल भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं दैट इज SMTP। अब इनकी फुल फॉर्म्स भी जान लीजिए। SSL क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसका यूज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो आप जानते हैं सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है HTTP की। SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो जब हम डेटा को अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं तो वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो FTP है। और जब हमें ये डाउनलोड सिक्योर फॉर्मेट में चाहिए, जब हमें ये अपलोडिंग सिक्योर फॉर्मेट में चाहिए, तो हम FTP की जगह पर SFTP का प्रयोग करते हैं, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा? डेटा को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रारूप का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी फेमस वन, बताइए। डेटा को कंप्यूटर में जब हम स्टोर करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं? कंप्यूटर जानता है बाइनरी नंबर्स, मशीन लैंग्वेज, बिट 01, और इस 01 इस बाइनरी नंबर्स को क्या बोलते हैं? BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में 01 के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 द जूम इज प्लेस्ड ऑन। कह रहा है MS Word 2021 में जो जूम है वो कहां पर प्लेस होता है? MS Word में ही क्यों, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी जूम देखने को मिलता है। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन, मिनिमम जूम, मैक्सिमम जूम, परसेंटेज, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज, और ये जूम कहां देखने को मिलता है? स्टेटस बार में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 द लास्ट बार, द बॉटम बार, दैट इज कॉल्ड स्टेटस बार। नेक्स्ट, एंड्रॉइड इज डेवलप्ड बाय अ कंसोर्टियम ऑफ डेवलपर्स नोन एज। कह रहा है एंड्रॉइड को डेवलपर्स के एक संघ द्वारा विकसित किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? एंड्रॉइड क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे लाइनक्स के बेसिस पर तैयार किया गया। किसने? एंडी रूबिन ने। और एंड्रॉइड क्या वायरस फ्री है? जी हां, लाइनक्स वायरस फ्री है। कोशिश की गई कि एंड्रॉइड को भी वायरस फ्री बनाया जाए, है ना, कोशिश तो पूरी की गई। क्या इस कोशिश में सफल हुए? जी नहीं। एंड्रॉइड में बहुत सारी बग्स रह गई हैं और ये वायरस फ्री बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज करते हैं तो इसमें कई प्रकार के वायरस बहुत आसानी से इंसर्ट हो जाते हैं, जबकि लाइनक्स एक वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है। तो एंड्रॉइड किसके द्वारा डेवलप किया गया है? उस कंसोर्टियम का नाम बताइए, उस डेवलपर की टीम का नाम बताइए। द आंसर इज OHA, ओपन हैंडसेट अलायंस। एंड्रॉइड जो है वो बिल्कुल फ्री रखा गया है। किसने बनाया एंड्रॉइड? गूगल कंपनी ने डेवलप किया, और गूगल कंपनी ने कहा कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कोई भी कंपनी कर सकती है अपने मोबाइल हैंडसेट में, बस उसका प्रॉफिट शेयर हमें दे देना। जब आपके मोबाइल सेल हो तो उसका 1% आप हमें दे दें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ओपन हैंडसेट अलायंस। कोई भी यूज करिए। तो आजकल अब जितने भी मोबाइल्स आते हैं, क्या उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? जी हां। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है इसको सेल आउट करने की। नेक्स्ट, डैश कैन रेप्लिकेट एंड स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन। बिना किसी मानवीय सक्रियता के प्रतिकृति बना सकता है और फैल सकता है। इसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट, जो अपनी कॉपीज बना ले। रेप्लिकेट, स्प्रेड विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिवेशन, जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जिसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसे क्या बोलते हैं?
जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है वो वायरस है, और जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है? वॉर्म। राइट वंस रीड मैनी। तो करेक्ट आंसर हो गया वॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? वायरस भी रेप्लिकेट करता है, वॉर्म भी रेप्लिकेट करता है, लेकिन वॉर्म सेल्फ रेप्लिकेट करता है, वॉर्म आत्मनिर्भर है, जबकि वायरस ह्यूमन पर निर्भर है ना? दैट इज द मेन डिफरेंस। तो जब कभी भी ह्यूमन एक्टिवेशन, ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की बात होगी तो आंसर क्या होगा? वॉर्म। और जब भी सिर्फ रेप्लिकेट की बात होगी तो आंसर क्या होगा? वायरस। क्लियर है? वायरस के केस में ये आपको देखने को मिलेगा कि वहां लिखा हुआ है कि देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट किसमें है? वायरस में। और ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट किसमें नहीं है? वॉर्म के केस में। नेक्स्ट। अब ये तो थे बेस्ट 25 क्वेश्चंस जिनके आंसर आपने दिए। 25 में से कितना स्कोर किया जरा कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 25 आपने इतना स्कोर किया है ना? वैसे स्कोर तो आप अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पढ़िए। द डैश इज अ टेम्परेरी फोल्डर दैट होल्ड्स योर आउटगोइंग ईमेल। डैश एक अस्थाई फोल्डर है जो आपके आउटगोइंग ईमेल को रखता है। जब मेल आपका चला जाता है आपके सिस्टम से, तो वो मेल कहां पर रहता है कुछ समय के लिए? आउटगोइंग मेल। जगह बताइए। ड्राफ्ट, स्पैम, इंपॉर्टेंट, शेड्यूल्ड या आउटबॉक्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो अगले सेशन का वेट करिएगा। यस। सेशन आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा कंप्यूटर की वीडियोस के लिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाए जहां पर बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट समझ जाएं, मेरे साथ डिटेल में पढ़ें, जहां पर लाइव आप जुड़ के अपने क्वेश्चंस को पूछ पाएं, या लाइव ना भी जुड़ पाएं तो आप ऑफलाइन मोड में वीडियोस को देख पाएं, आप वीडियोस को रिकॉर्ड करके सुन पाएं, आप पीडीएफ की मदद से रिवाइज कर पाएं, एमसीक्यूज टॉपिक वाइज कर पाएं, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी आप देख पाएं। तो ये कंप्लीट पैकेज अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स के साथ। इसके बाद क्या कोई दूसरी वीडियो, पीडीएफ या मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी? जी नहीं, सिर्फ एग्जाम तक आपको यही स्टफ बार बार रिवाइज करना है। दैट इज सफिशिएंट गाइस। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और फिर वहां से आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।